नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आप सुनना छन और मैं रवि गोसाई छूं आप सब ते प्रणाम कर दूं सेवा सूंदी आप सभी होते और आज को कार्यक्रम भी शुरू कर दा और आप सब ते मैं जानकारी दी देऊँ कि आज हमारे गेल स्टूडियो में बैठा छन यखमा डॉक्टर सचिन कुमार जी जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ छन पादप सुरक्षा जो कृषि विज्ञान केंद्र से हमारी चंबा का नज़दीक रानी चौरी में डॉक्टर सचिन कुमार जी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार आपको हमारी तरफ से। नमस्कार सर। जी। सभी हेलवानी के श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम। जितने भी किसानों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। जी। और जैसे आपने आज मुझे बुलाया सर, मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी हुई कि आप लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल होती थी पहले। जी। किसानों तक वो चीज़ें पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आज यहाँ पर पहली ये मुलाकात है आपसे जी सर। और ये सब जो क्योंकि हमारा जो काम है, आप लोग का जो काम है, विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है कि जो हमारा टारगेट है, हमारे किसान हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन तक ये सारी जानकारी इस माध्यम के द्वारा पहुँचे। तो सचिन जी सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है? क्योंकि उत्तराखंड तो एक प्राकृतिक परिवेश का ही हमारा राज्य है, जी, जी, हमारा जी। जो आस-पास का परिवेश है। तो इसमें जो है प्राकृतिक खेती क्या है और वो ये जो मतलब कदम है प्राकृतिक खेती का वो यहाँ पर किस तरह से फिट बैठता है मतलब जी प्राकृतिक सर। खेती के बारे में? सर, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अभी कुछ दिन पहले हम जैविक खेती की बात कर रहे थे। हाँ। अब जैविक खेती से हमने फिर एक नई चीज़ बताई, प्राकृतिक खेती। तो बहुत सारे किसानों के हमें फ़ोन आते हैं, हमारे से पूछते हैं कि साहब ये प्राकृतिक खेती क्या नई चीज़ आ गई है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती कोई भी नई चीज़ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो ये देवभूमि कहलाती है। जी। देवभूमि कहलाने के बहुत सारे रीजन है, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने हमें बहुत सारी जो औषधियाँ हैं वो उपहार स्वरूप दी हैं। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती का यहाँ से सबसे अच्छा जुड़ाव यहीं से है कि यहाँ पे ये देवभूमि है। अब आते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। जैसे अगर हम बात करें बिना किसी रासायनिक उर्वरक के, बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के जो हम खेती करते हैं उसको हम प्राकृतिक खेती बोलते हैं। जी। अभी कुछ किसान हमें इससे बोलेंगे कि साहब जैविक खेती में भी हम यही करते हैं। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर मात्र इतना है कि जब हम जैविक खेती में हम कोई फसल सुरक्षा का उपाय करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम बाहर से भी लेते हैं। हाँ। लेकिन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो किसान के पास उपलब्ध चीज़ें हैं उसी से हम यूज करते हैं। और इसका जो प्राकृतिक खेती का जो मूल बिंदु है या सार है वो देसी गाय है। जी। देसी गाय के माध्यम से हम फसल सुरक्षा के उपाय करते हैं। बीजों की जो है प्रमाणिक बीजों का उपचार करते हैं। जी। तो उससे हम फसल सुरक्षा के उपाय करते हैं सर। अच्छा, अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो ये बात यहाँ पर और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि प्रकृति के बीच में हमारे किसान हैं और अच्छा एक वातावरण है, मौसम भी काफ़ी अनुकूल रहता है और बहुत सारी चीज़ जैसे आपने कहा कि इसमें प्राकृतिक खेती में जो है प्रकृति से ही लेकर के और वही चीज़ें हमें चाहे वो पादप सुरक्षा है, जो भी कीट नियंत्रण है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो सब उसी से करनी है। तो इस बारे में जो है आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वो किस तरह से किसानों के मध्य वर्तमान में काम कर रहा है? जी, हम भी समय-समय पे किसानों के बीच में भी जाते हैं, बीच-बीच में उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र है क्या? हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय सरकार द्वारा चलाई गई एक संस्थान है। वो ये क्या करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और एक तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं। जी। हम लोग किसी को अलग से कुछ मटेरियल्स नहीं देते हैं, हम लोग उनको तकनीकी ज्ञान देते हैं ताकि किसान अपने आप में स्वावलंबी हो जाए। जी। और जैसे जैसे वो स्वावलंबी होगा तो उसका प्रभाव अन्य किसानों पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे हम सभी लोग तकनीकी रूप से संपन्न हो जाएं। अच्छा। और जब हम तकनीकी रूप से संपन्न हो जाएंगे तो एक जो कृषि है, एक कृषि को एक छोटी दृष्टि से न देख के एक हाँ। बड़े व्यापक और सामान्य दृष्टि से देखा जाएगा। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सर जैसे अभी बात आई कि भाई जैसे स्वदेशी जो गाय हैं उन पर आधारित एक कृषि होती है। तो गाय से जो है कैसे जैसे क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो तमाम चीज़ें की जाएँ जो जैसे खाद तो होती है, जी। उर्वरक जो है जी। लेकिन उसके अलावा और कुछ चीज़ें ऐसी जैसे हम पौधे के लिए जो इस्तेमाल मतलब पोषक तत्व उसको देने के लिए, तो जी। क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल और कैसे की जाती हैं? देखिए, जैसे मैं पादप सुरक्षा से हूँ तो हाँ। मैं आपको जैसे रोग से बचाव के तरीके बताऊँ हाँ। तो उसमें जो देसी गाय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ की मुख्य फसल की जो तूर है,
अच्छा। तूर में एक रोग आता है उकटा रोग, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पौधा बीच में से पूर्ण रूप से सूख जाता है। हाँ। उसका मेन जो कारण है वो उकटा रोग का कारण है फंगस, अच्छा। जो उसके अंदर अंदर पौधे के अंदर जाके उसको सुखा देता है। तो अगर हम बात करें कि जब पौधा अपने वेजिटेटिव फेज में हो, जब वृद्धि कर रहा हो और तब वो सूखने लगे, तब उसका हमारे पास कोई उपचार नहीं है। तो सबसे पहले जो उपचार करेंगे हम इसका बीजोपचार करेंगे। अच्छा। बीजोपचार के लिए हम बीजामृत बनाते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखिए कितनी आसान विधि है और कितनी आसानी से एक आम किसान उसको बना सकता है। सबसे पहले इसमें एक 20 लीटर पानी की बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए, उसमें 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गोबर, दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद एक मुट्ठी जो पुराने जो वृक्ष होते हैं उसके नीचे की मिट्टी ले लीजिए, और थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब चूना। चूना क्यों लेते हैं? चूना जो गौमूत्र होता है उसकी अम्लता को कम कर देता है। इसको हम लेके एक साथ घोलते हैं, और घोलने का भी एक तरीका है कि जो घोल है उसको हम सुई की दिशा की तरफ घोलते हैं। जैसे सुई की चलती है इसी दिशा में हम घोलते हैं, क्योंकि हम आगे पीछे करेंगे तो जिसमें सूक्ष्म जीवी हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद उस घोल को हम टाट की बोई से ढक के 24 घंटे के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये जो घोल होगा ये 24 घंटे बाद तैयार होगा। ध्यान हमें सावधानी 2 चीज़ों की रखनी है, एक तो सूर्य का सीधा प्रकाश इस पर ना पड़े, और एक पता लगा हमने बाहर रख दिया और वर्षा का जल इसमें मिल गया तब भी ये हमारा खराब हो जाएगा। फिर 24 घंटे के बाद इसको आप ले लीजिए, इसको छान के जो पानी है, जो घोल है, उसमें आप बीजों को उपचारित कीजिए। तो इससे आपके जितने भी बीज जनित रोग हैं सभी रोग दूर हो जाएंगे। अब ये बताइए मुझे कि हमें गौमूत्र लिया, गोबर लिया, थोड़ा सा चूना लिया, और जो हमने एक पुराने जो वृक्ष की मिट्टी ली, इसमें कितनी लागत किसान की? इसमें क्योंकि अपने पास ये सारी चीजें हैं, अपने खेत के आसपास ये चीजें। तो ये प्राकृतिक खेती है। फिर दूसरी चीज, अब मैं कीट नियंत्रण पे आता हूँ। कीट नियंत्रण के लिए जैसे हमारे खेतों में माहू आता है, चेपा आता है, जो छोटे कीट होते हैं, एफिड बोलते हैं, जेसिड बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या करते हैं कि पत्तों के अंदर जाके पत्तों का रस चूस लेते हैं। अब किसान के लिए प्राकृतिक खेती में इसके लिए हम पौधास्त्र बना सकते हैं। पौधास्त्र के लिए सबसे पहले एक जो ड्रम होता है 100 लीटर का, उसको भर लीजिए पानी से, उसमें 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलो जो यहाँ पे जो नीम होता है। अब आप कहेंगे साहब नीम तो होता नहीं है, तो नीम को यहाँ पे डेंकन बोलते हैं। अगर डेंकन नहीं है, उसकी उपलब्धता नहीं है, तो कंडाली, कंडाली नहीं है तो कड़वी, कड़वी नहीं है तो कालाबासा, कालाबासा भी नहीं है तो टिम्बरू। इतने सारे हमारे पास विकल्प हैं। तो उसमें से किसी एक के 5 किलो पत्ते उस ड्रम में घोट के डाल दीजिए। पीसना इसलिए जरूरी है ताकि वो पानी में अच्छे से मिल जाए। फिर सुबह शाम उसको डंडे की सहायता से घड़ी की दिशा में चलाइए। ग्रीष्म काल में 3 से 4 दिन में ये बन जाएगा। अगर शीत ऋतु है, शीतकाल है या पर्वतीय क्षेत्र है तो 7 से 8 दिन में ये बन जाएगा। इसको टाट की बोई से ढक के रख दीजिए। यहाँ पे भी वही सावधानी है कि सूर्य का प्रकाश और वर्षा का जल इसमें ना मिले। उसके बाद आप इसको निकालिए, छानिए, और छानने के बाद आप इसका छिड़काव कीजिए। तो जितने भी ये सूक्ष्म जो छोटे वाले कीड़े हैं ये सब कंट्रोल हो जाएंगे। क्या बहुत बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी जानकारी। और क्योंकि प्राकृतिक खेती में जैसे कि आपने कहा कि कोई ऐसी लागत भी नहीं आ रही है, और जैसे कहते हैं कि जीरो बजट वाली जो खेती है, वो एक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आज क्योंकि पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जैविक की बात हो रही है या प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, पूरा भारतवर्ष में जोर शोर से अभियान जो है चल रहा है। और इसमें अगर क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तमाम जो कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, और लोग ये भी मान चुके हैं और विशेषज्ञ भी मान चुके हैं कि भाई इनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस दशा में तो एक तरफ तो खेती में जो है लागत जीरो हो रही है, कम हो रही है, और दूसरी तरफ जो है हम शुद्ध और अपना अच्छा उगाएंगे, पौष्टिक उगाएंगे, तो वो यानी कि दोहरा फायदा है। सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी का, जिन्होंने इसको कहा है शून्य लागत प्राकृतिक खेती। क्योंकि किसान को वही चीजें उपलब्ध है जो उसके आसपास है, उसी से उपचार करना है। आपको मार्केट से जो अन्य व्यय पड़ता था उसकी जेब पे, वो नहीं पड़ता है। तो जो प्राकृतिक ने उपहार स्वरूप दिया है उसी का हम यूज करते हैं। और ये कितना यहाँ पर सफल होगा ये चीज? देखिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहते तो मतलब 100% बोलूंगा कि प्राकृतिक यहाँ पे प्राकृतिक जो खेती है वो यहाँ पे सफल होने वाली है। क्यों?
क्योंकि एक तो ये देवभूमि है, हमारे पास सभी तरीके से औषधि यहाँ पे संपन्न है हम। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो खेती है, खेती हमारे पास जैसे आजकल जो 2023 है उसको वर्ष का मिलेट्स ऑफ ईयर या मोटा अनाज के, या मोटा अनाज भी नहीं कहूँगा, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको श्री अन्न बोल दिया है। श्री अन्न महोत्सव भी मना रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये उत्तराखंड की जो भूमि है वो बहुत अच्छी है इस चीज़ के लिए। तो आप सबसे मतलब अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि खेती से हम अपना लगाव, हालांकि परेशानियां भी हैं आज, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन अपना एक लगाव बनाए रखें, तो आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से कहूँगा भाई, चुनौतियों से घबराना नहीं है हमें। चुनौतियाँ आती हैं लेकिन सफलता भी चुनौतियों के बाद ही मिलती है। सफलता बहुत ही आसान वे में किसी को नहीं मिली, जिसने चुनौतियों का सामना किया उसको सफलता मिली है। अब बात करते हैं खेती के बारे में। आजकल खेती को निम्न दृष्टि से देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जितनी भी उच्च वर्गीय लोग हैं या हाई सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरह का खान पान है? सब लोग मोटा अनाज को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे पास उपलब्धता हो तो ये भी हम गेहूं और सिर्फ चावल की तरफ जा रहे हैं। मैं किसी भी फसल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से जो श्री अन्न है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा, किसान भाइयों को, सभी किसान मित्रों को, कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम आपकी जेब पे पड़ने वाले अन्य व्यय को भी कम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आप हमसे जुड़ते जाएंगे, हम आपको अन्य विषय पे, जैसे मधुमक्खी पालन हुआ, मशरूम पे हुआ, उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। और किसान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। जो हम सोचते हैं कि खाली एक खेती रह गया है, एक खाली खेती नहीं है। खेती को जो हम कृषि बोलते हैं उसके 4 पैर होते हैं और हम एक पैर पकड़ते हैं। 4 पैरों की अगर बात करूं तो सबसे पहला होता है खेती, जिसको हम खेती बोलते हैं। दूसरा है उद्यान, जिसमें हम सब्जी और फल उगाते हैं। तीसरा है हमारा पशुपालन, जिसमें हम दुग्ध उत्पादन करते हैं। और चौथे में हम उसको चाहे तो मशरूम को रख लीजिए, चाहे मधुमक्खी पालन को रख लीजिए। अब किसान एक पैर को पकड़ के बोलता है कि साहब हम स्वतः ही कामयाब नहीं हो रहे, तो जब तक हम चारों घटकों पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ अगर हम चारों घटकों को लेकर चलेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सचिन कुमार जी आपका, हेमल वाणी के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन सब तक पहुंचाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और समय समय पर आगे भी इस तरह की जानकारियां, सूचनाएं जो है किसानों तक आपके माध्यम से पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर।